चलो, आज मेरा आने का जो उद्देश्य था वो मैं आपको बता दूं। मैं आपसे आज मुखातिब करने जा रहा हूँ, मिलवाने जा रहा हूँ। हमारे बड़े भाई साहब कह सकते हो, हमारे साथी कह सकते हो। यदा कदा बहुत सारे पॉडकास्ट में, क्लासेस में मैं रघुनाथ बिश्नोई का नाम लेता हूँ कई बार। नहीं लिया? हाँ, तो रघुनाथ से मिलवाने जा रहा हूँ आपसे। हम लोग 2000 तकरीबन 8 के बाद से साथ है। बेरोजगारी के दौर से लेके अधिकारी बनने तक के दौर तक पूरी यात्रा हमारी साथ में रही है। यही वो एकमात्र व्यक्ति जिससे मैं सीखता भी हूँ। और कई बार हम लोगों के बीच में बड़े अच्छे से संबंध रहते हैं, हर प्रकार के। डांटता भी है, कई बार कूट भी देता है, एक दो बार कूटा भी था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल में थप्पड़ मारी थी, कैसे याद याद हो गई? मतलब पीटा मेरे को और कह रहा मैंने कुछ नहीं किया। एक गणित का प्रश्न था जिसका उत्तर 64 आ रहा था। प्रश्न ये था कि एक खड्डा करना है, इतने भाई इतने का, उसमें कितने आदमी आएंगे? 64 आदमी आएंगे। अब हुआ यूं कि सॉल्व कर रहे थे, मेरे से तो वैसे ही होता नहीं था सॉल्व, इतनी गणित आती नहीं थी। रघुनाथ की अंग्रेजी बहुत शानदार थी ना। मैं 100 में से 190, 95 इस टाइप से नंबर आते थे। 200 में से सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। 200 में से मतलब 90% मार्क्स भी इजीली आते थे। और मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मेरे को न तो अंग्रेजी आती थी, न गणित आती थी। मैं एसएससी में इनके साथ यूं ही चला गया। तो हुआ यूं कि वो प्रश्न मिला रहे थे और अपने तो वैसे हाथ खड़े थे। रघुनाथ खूब खप रहा था। इसकी खूब आदत एक इतनी बढ़िया है कि जब तक किसी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर लेता ना, तब तक उत्तर देखता नहीं है, ना समाधान देखता है। चाहे गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, पूरा माथोदय है, मरणीय हो है वो मादा है। लास्ट में लागे कि भाई अब अपनी सीमा से मामला बाहर है, उसके बाद वो या तो किसी से पूछ लेना या फिर पीछे जाके चेक कर लेना। जैसे थे आजकल हो, एक सेकंड में धारे में उत्तर नहीं आते, देखो गणित उत्तर की है। ये स्थिति इनकी बिल्कुल नहीं थी। आज भी है ना, कोई भी हर्डल समस्या आई है, उस समस्या की तह तक स्वयं जाता था, भले 2 घंटे लग जाए। अब ये गणित का प्रश्न सॉल्व कर रहा है, मुझे हंसी आ रही, क्योंकि ये खप रहा है, उत्तर आ नहीं रहा है। इसने कहा गणपत शांत हो जा। मैं शांत हुआ, मेरे को फिर आ गई। कहा देख, दिमाग मत खराब कर, मैं गणित का प्रश्न कर रहा हूँ, मेरा ध्यान मत भटका से। तीसरी बार मेरे को फिर हंसी आ गई। मैं कह रहा हूँ उत्तर 64 है इसका। मचका नहीं था। थोड़ी देर हुई, लाल पेड़ हुए होगी, ठोक दी मारे, वही उठोड़े, महान आदमी हो, कोई कम थोड़ी हो। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में समझ में आई कि चलो जो भी है अपने हित के लिए है, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है ना, ऐसे करके। तो एक ऐसा शख्स है जो सही मायनों में, मैं गांव से निकल के आप ही की तरह शहर में आया था, और उसके बाद में मेरी अंगुली पकड़ी, और आज तक मेरे साथ है। और जब भी कभी मुझे, सच बता रहा हूँ, जिस तरह से आप कई बार डिमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है ना कि सर को आना चाहिए, बात करनी चाहिए, हकीकत बता रहा हूँ, ये स्थिति मेरे में जब भी आती है तो मैं रघुनाथ का सोचता हूँ। हालांकि इनका डिपार्टमेंट अलग है, ये जीएसटी में है और इंस्पेक्टर है। भगवान की मेहरबानी से यहाँ अशोक अशोक स्तंभ लगता है, अभी तो शादी वर्दी में है। इनका टीचिंग से कोई मतलब नहीं है। शायद ये जिंदगी की पहली क्लास होगी जिसमें आप इंटरेक्शन कर रहे हो, और अभी मैं कल से खप रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, एक बार चलना पड़ेगा। तो पहली क्लास होगी, इससे पहले थोड़ी गए कहीं। रघुनाथ कहीं नहीं गया। पहली ही क्लास होगी जिसमें आप, मैं 10 मिनट 15 मिनट बात करके आना। थोड़ा सा बच्चों को बता देना है कि कैसे पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह, यूपीएससी, देखो राजस्थान में जिन्होंने परीक्षाएं दी नहीं, केंद्र सरकार की जो जो परीक्षाएं दी वो पास करी, तो एक छोटे से क्षेत्र से आना, बड़ा मालानी, उसके आगे आपके छोटू गांव से राणासर, वहां से निकल के चोटन होते हुए फिर आगे सारी प्राइवेट पढ़ाई करी। उसके बाद से इतनी सारी उपलब्धियां, इतनी शानदार, अंग्रेजी, गणित, सब चीजें अच्छी है बहुत। मैं तो कुछ नहीं समझता था। मेरे को इंटरनेट बैंकिंग से लेके कंप्यूटर की दुनिया से परिचित करवाने से लेके, मेरे को ये छोटी छोटी सारी चीजें कैसे करनी है, क्या करना है, सब समझाया जाता है। आज भी ऐसी बात नहीं है।
तो इस व्यक्ति का मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा योगदान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी आज रघुनाथ को सुने, और मैं रघुनाथ से कहूंगा कि आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि आप कम नहीं है, आप में बहुत पोटेंशियल है। ये क्या है, बच्चे हमारे कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को। इनको लगता है कि भाई हमारे से कुछ नहीं होगा, इनको लगता है कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं, इनको लगता है कि बाहर के लोग पता नहीं कितने ब्रिलियंट होंगे। अब ये रघुनाथ किसी महानगर से रिलेटेड नहीं है। रघुनाथ मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत साथ रहे हैं, तो इसको भी गणपत सिंह कहने में जोर आएगा, लेकिन कहना नहीं है क्योंकि कभी नहीं कहा। और तो मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा इनको इस चीज से बाहर निकाला है कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। बढ़िया मेहनत करोगे, बढ़िया पढ़ोगे, आप भी एक ना एक दिन बहुत अच्छी जगह पे जाओगे। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपने आप को कितना बढ़िया तैयार कर सकता है। सब चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप कितना बढ़िया अपने आप को निखारते हैं। बिना कोई गलत आदतों में पड़े हुए अगर आप बहुत बढ़िया डेडिकेटेड होके अपना काम करोगे, तो निश्चित तौर पे आप भी बड़े मंच पे जाओगे। आपके ही भगवान करे यहाँ अशोक स्तंभ लगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दे आपको भी, आप भी अपने समाज परिवार सबका नाम रोशन करो, आपसे भी बच्चे प्रेरित हो। तो आप भी कर सकते हो। हमारे में आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आपसे 15 साल पहले थे, और 15 साल पहले थे तो हम कैसे पढ़ते थे ये बात अभी आपको भाई साहब और बता देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी पढ़ाई जबरदस्त थी, टारगेटेड थी। रघुनाथ ने एक टाइम टेबल बना रखा था, टेंटेटिव टाइम टेबल, जिसमें सारी परीक्षाओं के नाम थे कि इस परीक्षा की लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की डेट कब है। और एक परीक्षा हुई, पेपर डाल अंदर, दूसरी परीक्षा पे लग जाओ, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। दूसरी परीक्षा हुई, पेपर अंदर करो, तीसरी पे लग जाओ, फटाफट ऐसे चलता था। तो तैयारी करनी हमें सिखा दी कि अपना टाइम खराब नहीं करना, बस अपना काम करते जाओ, एक न एक दिन अपन अच्छी जगह अपने आप चले जाएंगे। तो इन चीजों से रूबरू होने के लिए मैंने सोचा आपसे आप बात करवाऊं, आप भी लाभान्वित। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं बाद में, है ना। पहले हम इनके विचार सुन लेते हैं, उसके बाद प्रश्न। आओ भाई साहब आओ पहले हो जाओ या भी करो चीजें आवाज आ रही है। हाँ। हाँ। अरे, हाँ, बहुत सारी चीजें जो आपको बोली है, ये स्टूडेंट के लिए जो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, आपको पता है कि नहीं, मैं एलएलबी कर रहा हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है अभी। 15 साल बाद में भी आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, कोई यहाँ के भाई कि मैं एक ऑफिसर हूँ या ऐसा कुछ आपको बताना लोग। गणपत सिंह जी ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ आज भी। दूसरी बात ये है कि हम एक सेट पैटर्न फॉलो करते थे, स्टूडेंट थे तब। अभी का स्टूडेंट अलग है, उस टाइम का बेरोजगार स्टूडेंट थे, और अभी हम रोजगार वाले स्टूडेंट हैं। तो एक सेट पैटर्न फॉलो करते थे। सबसे पहले मैं आपसे एक काम कहूंगा कि आप जब उठते हैं तो अपना बेड कौन कौन ठीक करता है, पहले मुझे इसका हाथ खड़े करिए कि हम सब उठ के अपना बेड सबसे पहले कौन ठीक करता है, स्पेशली बॉयज, लड़कियों का छोड़ो। हाँ वो कर हाँ, लड़कियां सारे इधर से कोई नहीं करेगा। तो आप अपने डे का जो फर्स्ट टास्क है ना, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आपका फेल्योर वहीं से चालू हो जाता है। जहां आप रहते हैं, जहां आप पढ़ने बैठते हैं, वो चीज कम से कम ठीक करो पहले। ठीक है, मुझे पता है कि हम भी रहे हैं तब हम भी ठीक नहीं करते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे उसमें हैबिट में डाला। तो सबसे पहला टास्क होता है आप अपना सराउंडिंग्स ठीक करें, जहां आप रह रहे हैं, जिस रूम में रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो आप ठीक करें। उससे क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे दिन का आज पहला काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उससे कंप्लीट होने से फिर आपको लगेगा कि मेरा नेक्स्ट काम क्या है, आपके माइंड में अपने आप आएगा। हम क्या करते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, 8-9 बजे तक उठते नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आलस से पड़े रहेंगे, कोई हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। फिर एक टास्क के बाद में एक डेली की एक लिस्ट बनाओ। जो मैं करता था वो बता रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए फिट हो या ना हो। एक लिस्ट बनाओ, दो तरह की लिस्ट बनाओ, एक तो आपकी पढ़ाई की, एक आपके दूसरे कामों की। पढ़ाई की लिस्ट में ये बनाओ कि मुझे आज इसी सब्जेक्ट के ये टॉपिक करने हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है कि शाम तक होते होते सारे कंप्लीट हो जाए, आपके पास टाइम बच जाए, और हो सकता है नहीं भी बचे।
लेकिन कुछ तो होगा उसमें से, तो आपने उस दिन का टास्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है। दूसरी लिस्ट में बोल रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना है, कोई बुक्स लानी है, ठीक है, कुछ और भी होते हैं, घर के कामकाज भी होते हैं, तो वो भी लिस्ट धीरे धीरे टिक होती रहनी चाहिए। ठीक है। फिर और जो, यार ये सही नहीं, दूसरा माइक नहीं, हाँ ठीक है। तो उसके बाद में फिर पढ़ने का पैटर्न, आप अभी सारे रीड की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 की, तो लाइफ में हमेशा एक अल्टरनेटिव रखो, इस केवल इस एग्जाम पे डिपेंड मत रहो। ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए कि आज मैं इस एग्जाम में अपियर हो रहा हूँ, सिलेक्शन होना, आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन आपका, आप 12 महीने लगा रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आप एकदम ग्राउंड पे आ जाते हो, फिर आपके पास कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो हमेशा एक बैकअप प्लान अपनी लाइफ में जरूर रखो। प्लान ए अगर नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता देन प्लान बी, और वो साथ साथ चलना चाहिए। साथ साथ मतलब क्या है, अपने दिन का जो टाइम है उसको बांट दो। ठीक है। जैसे जो एग्जाम दूर है, जो एग्जाम दूर है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, और जो पास में है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए कि किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ और किस में मैं ठीक नहीं हूँ। तो जिस सब्जेक्ट में आप ठीक है उसमें एक ठीक ठाक लेवल मेंटेन करते चलिए, और जिसमें ठीक नहीं है उस पर एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है। और एक कैलेंडर बना के रखिए, जैसे बोला आपके सर ने अभी कि हम भी एक ऐसा कैलेंडर बना के और ऐसे चिपका के रखते थे हमारी टेबल के सामने, कि आने वाले एक साल में यूपीएससी के, एसएससी के, आरपीएससी के, सबऑर्डिनेट सर्विस के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना के रखिए, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि हमें किस एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। और बुक्स के बारे में, हम उस समय भी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते थे, कोई गाइड वगैरह नहीं पढ़ते थे। तो ऑथेंटिक बुक्स में क्या है कि आपके जब नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, हाथ से बनाया करिए जितना हो सकता है। चाहे किसी का कीवर्ड पकड़ लीजिए, तो कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड से मुझे क्या याद रखना है। ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज फिर पुराने पेपर लीजिए आप, जो रिसेंटली जो चल रहे हैं ट्रेंड्स में, उस पेपर में रेंडमली आप किसी दिन एक पेपर करिए। ठीक है। उस पेपर में करने के बाद में कुछ क्वेश्चन आप छोड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे, तो जो छोड़े हैं और जो गलत हुए हैं इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करना है कि भाई गलत हुए हैं तो मेरे क्यों हुए हैं, या तो मैं पढ़ा हुआ भूल गया हूं या मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो उसमें फिर आप क्या करिए कि रिवर्स जाइए। हम लोग क्या करते थे, जैसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता था, जैसे हम दोनों साथ पढ़ते थे, तो हम उस टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं करते थे तब तक दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाते थे। मतलब इस लेवल का हमारा डिवोशन था किसी पेपर के लिए। तो जब यूपीएससी का हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट का एक बार तैयारी कर रहे थे, मेरे पास केवल 20 दिन थे एक एग्जाम के लिए। तो उन 20 दिनों के एग्जाम में हम लोग दोनों, मैं और आपके सर, महावीर पार्क में बैठते थे दोनों, और रात में केवल 4 घंटे सोते थे, 12 से 4। और उन 20 दिन में वो यूपीएससी का एग्जाम हमने क्रैक किया था। तो वो मतलब इतना हाई लेवल नहीं है आईएएस जैसा, लेकिन 19-20 है, इतना टफ पेपर होता है वो। तो हम क्या करते थे, जो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनमें से उठाया एक क्वेश्चन और उल्टा उस टॉपिक पे जाते थे। फिर उस टॉपिक्स पे बहुत डीप स्टडी करते थे। तो डीप स्टडी करने से क्या है, आपका वो एक बार आप टाइम दे रहे हो, वो टॉपिक इतना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे गलत नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट। तो रिवर्स जाइए, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई ये मेरा सही नहीं है, या मेरा को कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही होगा, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही सेम मेथड वापस जाके आपको वो पूरा चैप्टर क्लियर करना है। ये शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता है,
बोरिंग लगता है क्योंकि आप हर क्वेश्चन के बाद जाके चैप्टर खोज रहे हो तो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ऐसा लेवल आएगा कि आपका स्कोरिंग बढ़ते बढ़ते 80-90% तक चला जाता है, जो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। और दूसरा, थोड़ा कुछ मैं 3-4 वेलनेस के आपको पॉइंट बताता हूँ कि एक स्टूडेंट हो चाहे एक कोई पर्सन हो, उसके 6 पिलर्स होते हैं वेलनेस के। वेलनेस मतलब अपने आप को ठीक करना। अपने आप को ठीक करने में सबसे पहला है फिजिकल वेलनेस। अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्पेशली एग्जाम के टाइम में। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम पहले तो थोड़ा कम पढ़ते हैं, जैसे ही एग्जाम आता है हम लोग अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ के उस पर लग जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, अपनी हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे। फिर थर्ड फिटनेस या वेलनेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो है इमोशनल वेलनेस। जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को बहुत सारी चीजों से डिटैच करके रखिए, अटैच मत होइए। आपका टारगेट है, आपका एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको बहुत सारी चीजों से इमोशनली डिटैच होके रहना है, क्योंकि एग्जाम में इमोशनली आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा, ठीक है। फिर होता है एक स्पिरिचुअल वेलनेस। थोड़ा भगवान में विश्वास कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारी आप मेहनत कर रहे हो, जब तक डेस्टिनी और ऊपर वाला नहीं चाहेगा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत यूपीएससी के इंटरव्यू दे के भी लोग बाहर होते हैं, तो क्या वो मेहनत या वो लायक नहीं है कैंडिडेट? वो भी तो लायक है, लेकिन वो फेल क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीजें लैक कर रही होती है। तो अपने में कॉन्फिडेंस, ऊपर वाले पे भरोसा, ठीक है। भगवान के भरोसे से तो सब कुछ होता है। तो स्पिरिचुअल वेलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस मतलब जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जिसमें आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हैं। एक इंग्लिश में बहुत फेमस सेइंग है, ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक पर्सन अपने दोस्तों की संगति से जाना जाता है, ठीक है। आपके अगर अच्छे फ्रेंड है, जैसे हमारा ग्रुप था, कल हमारा रियूनियन था, हम 8 लोग कल 15 साल बाद मिले थे। तो वो सारे सक्सेसफुल लोग हैं। जब मिले तो हमने पुराने दिन याद किए, एक दूसरे से मस्ती की कि भाई ये ऐसे कहा करता था, ये इस तरह टांग खींचता था। तो लेकिन एक अच्छा सर्किल था। अच्छा सर्किल आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर बना के रखेगा। दूसरा, आपको कभी भी डाउन नहीं होने देगा, क्योंकि एग्जाम का फेस है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें हमारे अंदर बहुत अप्स डाउन्स आते हैं। हमें बीच बीच में लगता है यार बहुत बहुत टफ है, मेरा होगा नहीं, सीट्स बहुत कम है, इस तरह की चीजें आती है अपने माइंड में। लेकिन अगर हम वेल प्रिपेयर्ड हैं तो हमारे को एक सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए? एक सीट। तो वो आपका मोरल जो बूस्टअप है, वो आपके घर वाले आपसे बात कर रहे होंगे रेगुलर, तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका इफेक्ट होता है वो होता है फ्रेंड सर्किल। अच्छे फ्रेंड्स रखिए, और टाइम टू टाइम जब भी आपको लगे लो फील करते हैं तो उनसे डिस्कस करिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने मेरे टाइम में, इंटेलिजेंट थे लेकिन चीजों को डिस्कस नहीं करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो अपने तक ही सीमित रखें, अपनी कमियां बाहर नहीं आती थी उनकी। जब कमियां बाहर नहीं आएगी तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड सर्किल को अच्छे से यूज भी करिए। आप 4 फ्रेंड्स मिलके एक एक टॉपिक बांट दीजिए, ठीक है, कि भाई आज तू ये टॉपिक तैयार करेगा, आज तू ये करेगा। फिर शाम को जब एक जगह फिक्स कर लो, जहाँ चारों बैठ के अच्छे से उस टॉपिक को, जो जो टॉपिक तैयार करके आया उसको डिस्कस कर लो। तो आपका एक साथ में 4 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो चीजें पढ़ने से ज्यादा हमें सुनने से याद रहती है, जैसे ही हम एक दूसरे से सुनेंगे कि भाई आज वो कोई राजस्थान कला एवं संस्कृति पे कोई एक टॉपिक दे दिया कि त्योहार याद करके आने हैं या मेले याद करके आने हैं। मैं राजस्थानी, हालांकि मैंने कभी दिया नहीं एग्जाम, तो लेकिन टॉपिक्स तो यही होते हैं। तो 3-4 टॉपिक एक साथ तैयार होंगे तो आपका सिलेबस भी बहुत फास्ट कवर होगा। और दूसरा, जहां आपका एग्जाम का कैलेंडर आप लगाते हो कि ये एग्जाम मुझे देने हैं, उसके सामने आप अपना सिलेबस रखिए। जैसे ही एक सिलेबस का टॉपिक पूरा होता है उस पर राउंड मार दीजिए कि ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई है। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है तब चालू करें। और उसको चालू करने के बाद में जो मैंने बताया, फिर आपको रिवर्स जाना है।
रिवर्स स्टडी करनी है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, जो छूट रहा है, उस पर रिवर्स जाके टॉपिक क्लियर करने, धीरे धीरे आपका अपने आप इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, अल्टरनेटिव प्लान, जो दूसरे एग्जाम के भी साथ में लेके चलना है। ये स्पेशली मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अपने यहाँ ट्रेंड क्या है, हम एक एग्जाम लेके चलते हैं और फिर धीरे धीरे एक का नहीं होता तो फिर हम अपने छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। और कोई इस सर्विस को पाने का या नौकरी पाने का प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना है। प्रेस्टीज इश्यू मतलब कि भाई मुझे अगर यही करना है, यही नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। लाइफ बहुत लंबी है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी होता है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जो प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन है वो मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट से आज की तारीख में ज्यादा अच्छे हैं। अभी कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आज पेंशन नहीं है आज की तारीख में, तो जैसे प्राइवेट वाला जॉब कर रहा है वैसे ही हम जॉब कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपका ही सैलरी में से ही पैसा काटेंगे, उसी से ही वो लोग पेंशन देंगे। तो बहुत ज्यादा मतलब मर के यही करना है ऐसा कुछ नहीं है। अपने इजी वे में जो चीजें हो रही है उसको करते रहिए और अपने गोल पे फोकस्ड रहिए। छोटे छोटे टारगेट लीजिए, जैसे एक दिन के टारगेट ले लिए, कुछ वीकली टारगेट्स ले लिए हमने, और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। चाहे संडे ले लो, चाहे सैटरडे ले लो, एक डे फिक्स कर लो। हर दिन तो भाई ठीक नहीं है, फिर तो ये भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। तो एक दिन ऐसा रखो जिसमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पुराने पढ़े हैं, जो आपको चीजें डिफिकल्ट लगती है, उनको रिवाइज करिए। अल्टीमेटली आपके एग्जाम में रिवीजन ही काम आएगा, एक बार में पढ़ा हुआ काम नहीं आता है। ठीक है, बाकी अगर 1 to 1 आपको कुछ डाउट्स है, कुछ इंटरेक्शन करना है, मैं प्रवचन में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, तो इंटरेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा है। कि कुछ आपकी कोई समस्याएं हैं, किसी भी तरह के कोई डाउट्स है, या पढ़ने के तरीके में कोई चीज है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी आपका फ्यूचर सेफ हैंड्स में है। आपके फैकल्टीज जहां तक मैं जानता हूँ अच्छी है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ठीक है माइक, कोई भी हो आप ऐसे ही बोल सकते हो खड़े होके, जिसको भी कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको पहले मेरा इंट्रो ऐसा ही दिया है, और मैं स्टूडेंट हूँ भी, आज भी चीजें सीखता हूँ, आज भी चीजें लिखता हूँ, पेपर्स देते हैं। हेलो हेलो हेलो। बहुत अच्छा, आवाज आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं और मैथ्स और इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। दोनों सब्जेक्ट है जो जनरली अपने वेस्टर्न राजस्थान या अपने बाड़मेर जैसलमेर में इन सब्जेक्ट की मतलब पकड़ नहीं होती है, और हम यह मार खाते हैं। हम सेंटर के जॉब में ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि हम इन दो सब्जेक्ट में मार खाते हैं। साइंस आजकल फिर भी ठीक हो गई है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, या तो ये तो गुड होते हैं या नन होते हैं। ठीक है, तो या तो बहुत अच्छा होगा जिसका अच्छा होगा, और जिसका अच्छा नहीं होगा वो चाह के नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमारे या तो जिस समय हम शुरू में पढ़े थे तब हमारे बेसिक्स ठीक हो। ठीक है, और उस समय अगर बेसिक्स ठीक नहीं है तो बाद में हम केवल एग्जाम भर के लिए कर सकते हैं, बस उतना हो जाए तो ही बहुत है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊं। जैसे आप इंग्लिश का मैं पहले लेता हूं कि हम लोग ज़्यादातर हिंदी मीडियम से है। हिंदी मीडियम में डायरेक्ट आप इंग्लिश की बुक पढ़ोगे हमें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए आप हिंदी इंग्लिश वाली ग्रामर की एक बुक लेके आइए। हिंदी इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश वाली मत लेके आइए, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश वाली आपको समझ में भी नहीं आएगी और दूसरे दिन बोरिंग लगेगी, आप फेंक दोगे उसको। उससे बढ़िया क्या है कि आप पहले हिंदी इंग्लिश वाली ग्रामर लाइए, और वही मैं कह रहा हूँ ग्रुप बनाइए और उनके सामने चीज़ें डिस्कस करिए। उससे बोलिए कि 4 सेंटेंस तुम दो जिसमें मैं लिख सकूं, और आप उनको दीजिए। फिर उनमें क्या है, ग्रामर से आप क्रॉस चेक करिए बुक से
कि आप सेंटेंस सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 पार्ट होते हैं वो ठीक करिए। तो ये धीरे-धीरे आप कर सकते हो, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश ईज़ी है, बाकी चीज़ों से बहुत ईज़ी है। तो ग्रामर लाइए, फिर थोड़ी-थोड़ी वोकैब पढ़िए बढ़ाइए अपनी, थोड़ी-थोड़ी वोकैब में जैसे आपको कोई एक वर्ड दिख गया, न्यूज़पेपर चलो ठीक है, न्यूज़पेपर आप पहले दिन नहीं पढ़ पाओगे। जैसे बोलेंगे कि आपको कोई सलाह देगा कि हाँ, न्यूज़पेपर ले लो और उससे इंग्लिश ठीक हो जाती है, ऐसे इंग्लिश ठीक नहीं होती है। न्यूज़पेपर कब लाना है, थोड़ा ठीक-ठाक लेवल हो जाए, उसके बाद में न्यूज़पेपर में आपको अपनी इंटरेस्ट की न्यूज़ पढ़नी है। भाई जो क्रिकेट देखता है, खेलता है, उसको क्रिकेट की न्यूज़ पढ़नी चाहिए, तो उसको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में और कुछ वर्ड वहाँ वो पकड़ लेगा, ठीक है? किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मोदी जी में या जिसमें भी, उनके बारे में पढ़िए। किसी को इकोनॉमिक्स के बारे में है, उनके बारे में पढ़िए। तो ये धीरे-धीरे डेवलपमेंट होगा आपका, ग्रामर सुधारिए और फिर लिखिए, इंग्लिश लिख के दूसरे से चेक कराइए, ठीक है ना? आप जब तक चेक नहीं कराओगे, आप ऐसा रहोगे मेरे को बहुत कुछ आता है, ऐसा होता नहीं है। आप दूसरे से चेक कराइए, तब जाके आपको पता चलेगा। अच्छा, ये वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। फिर मैथ्स में क्या है, मैथ्स में ईज़ी-ईज़ी टॉपिक पहले लीजिए, छोटे-छोटे टॉपिक लीजिए, जैसे अरिथमेटिक लीजिए आप पहले, अंकगणित। अंकगणित में जोड़ भाग, गुणा भाग तो सबको आता है। फिर आप हल्का-सा आगे बढ़िए, औसत पे जाइए, फिर परसेंटेज पे जाइए, ऐसा करके जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सोचो कि मैं सीधा ट्रिग्नोमेट्री करूँगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप जाइए, सब ठीक होगा। एक दूसरी यही है कि सर कंटिन्यूटी नहीं बनती, हर छोटी-छोटी बात पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप डीमोटिवेट नहीं होते थे क्या? देखो डीमोटिवेटेड होते हैं, सब होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम डीमोटिवेटेड नहीं होते थे, डीमोटिवेटेड सब होते हैं। और मोटिवेशन के लिए पहले तो अपने आप को मोटिवेट करना होता है, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। मैं आके यहाँ भाषण झाड़ूंगा, घंटे पर रहेगा, फिर बोलोगे ये तो कोई मतलब नहीं है, तो बोल के चले गए, वो दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। आप जो गोल बना रहे हो, आप यहाँ बैठे हो कि हमें रीट एग्जाम क्लियर करना है, तो डेली 1 या 2 बार उठ के बोलना है कि भाई यस मुझे एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है? तो वो आपको थॉट है ना, वो आपके माइंड में दिन भर आपको मोटिवेटेड रखेगा। और दूसरा फोकस्ड रहना है। फोकस मतलब क्या है कि जैसे हमारे सर पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हम बैठे पढ़ रहे थे, तो एक दोस्त का कॉल आता है कि अरे गुरु कहाँ हो, एक हमारे को फॉर्म भरना है। तो गुरु बोले कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ अभी। ये वहां से पैदल चल पड़ते थे, वहां पैदल चल के जाके और 3-4 घंटे अपने बिगाड़ के आ जाते थे, ठीक है? 1-2 बार मैंने देखा, मैं भाई ये क्या तरीका है? अगर आप इस तरह, तो अगर 3-4 घंटे डेली के बिगाड़ेंगे, मतलब हेल्प करनी अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल तक। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है और आप अपने 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या होंगे, डीमोटिवेटेड ही होंगे और क्या, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो बैलेंस बना के रखिए कि कौन सी चीज मुझे करनी जरूरी है और कौन सी नहीं करनी है, ना देना सीखिए, ठीक है? कितना ही करीबी फ्रेंड है आपकी, अगर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, उसको अच्छे सलीके से मना कर दीजिए, ठीक है? अंग्रेजी में नहीं आता तो भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अपन ये बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो उससे क्या है, उसको एक बार बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो समझदार है तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये सही कह रहा है, ठीक है ना? और एक क्वेरी और थी। ये ना वाला तो मैंने क्लियर कर दिया। ना वाला एक बोला था कि दोस्तों को ना नहीं बोल सकते, ठीक है? दोस्तों को ना नहीं बोलोगे तो घर वाले ना बोल देंगे बहुत जल्दी। धैर्य कैसे रखें समाज एवं पारिवारिक समस्याओं का दबाव होने के बावजूद। अच्छा, आगे का मैं नहीं बोलूंगा। पुरानी कुछ बुरी घटनाओं को दिमाग से कैसे निकालें, जब भी बातें आती डर जाते हैं, ठीक है? पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें, आपके अनुसार पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपसे व्यक्ति रूप से बात करनी है। देखो जिसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें, मैंने आपको बीच में बताया कि रिवीजन जरूरी है। आपको मैंने हफ्ते में 1 दिन बोला नहीं, नया नहीं पढ़ना है,
तो वो इसलिए बोला है कि आप रिवीजन कर सके, और जब रिवीजन करोगे तभी आपको चीजें याद रहनी चालू होगी। और ठीक है, बाकी पेशेंस, पेशेंस बहुत मुश्किल चीज है, इतनी इजीली मिलती भी नहीं है बाजार में। पेशेंस हमें ही रखना होता है, ठीक है। और पेशेंस के लिए मैंने आपको कहा नहीं, डेली अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। भाई हाँ, मुझे ये करना है, कैसे भी करके करना है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना उस लोड को। ठीक है, अपने जैसा चल रहा है वैसे चलना है, डेली के जो काम डिसाइड किए वो करने हैं। और जब आप शाम को जब फ्री होते हैं ना, जब पढ़ पढ़ा के, तब आपको नेक्स्ट डे का लोड नहीं लेना है। हम लोग जब पढ़ते थे तो जो आज का काम हो गया है उसको लेके हम जब हो जाता था हमारा, हम निश्चिंत हो जाते थे, बातें करते थे बैठ के, और बढ़िया गपशप करनी अपने, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कुछ? हाँ, आपको क्वेश्चन है कि घर वाले डीमोटिवेट करते रहते हैं कि भाई आपकी नौकरी कहाँ पड़ी है, इतनी आसान नौकरी कहाँ है। अच्छा क्वेश्चन है। घर वाले हो सकता है आपको मोटिवेट करें, लेकिन पड़ोसी ज्यादा डीमोटिवेटेड करते हैं। ठीक है, पड़ोसी और दूसरे रिश्तेदार, वो सबसे ज्यादा आपको डीमोटिवेट करेंगे। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स को बोलते होंगे कि क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि कहाँ पड़ी है नौकरी, और क्यों पढ़ा रहे हो इनको, बहुत कम पोस्ट है, ये बला बला बहुत सारी चीजें। तो आपको उसमें क्या करना है कि आपको घर वालों को वापस मोटिवेट करना है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने जिस दिन ठान लिया ना कि भाई हमें नहीं पढ़ाना है, फिर आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है उनको कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत टाइम, थोड़े टाइम में मैं अच्छा रिजल्ट दूंगी। आप अगर उनसे बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, उनको मोटिवेट करके, उनको समझा के ऐसे चलेंगे, तो ये समस्याएं नहीं आएगी। आप साल 2 साल बैठे हैं, आपका रिजल्ट सिलेक्शन होना अलग चीज है। एक एग्जाम में आपका रिजल्ट दिख जाता है कि आपके एफर्ट्स क्या है। तो अगर आपके एफर्ट्स है तो वो दिख जाएंगे, जरूरी नहीं है फाइनल सिलेक्शन होना। आप बोल सकते हो कि मैं करीब हूं तो मैं, मेरा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें रखिए। हो गया? और भी कुछ हो तो आप खुले हो, कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। नींद की समस्या, ये नींद नहीं आती है, नहीं वाकई ये एक जेन्यून प्रॉब्लम है। आप इसको हल्के में ना लें, एक स्टूडेंट के लिए ये समस्या आती है। कौन सी? नींद नहीं आना, स्लीपनेसनेस जिसको बोलते हैं। अगर ये लंबे टाइम तक रहती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए रहती है तो उसका मैंने तरीका आपको बताया कि अगर आप जो दिन में आपने अपना टारगेट सेट किया है पढ़ने का, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो शाम को नींद ठीक ठाक आ जाएगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम जो डिसाइड करते थे पढ़ते थे तो शाम को नींद ठीक ठाक आ जाती थी। और अगर आपने सुबह से लेके, मैंने आपको बेड बेड के लेने से और शाम को सोने तक की चीजें पहले रूटीन बता दिया था। अगर उस रूटीन में आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो शाम को नींद नहीं आएगी। ठीक है, भाई ज्यादा आ रही है तो सुखी आदमी हो। ठीक है, उसका, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। और नींद से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। सोते रहो, 24 घंटे सोते रहो, कभी तो उठोगे ना, उठ के पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा आ रही है ये तो, ये तो या तो नाभि खिसकी हुई है या फिर करना नहीं है कुछ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसा है। और बैलेंस्ड रहेंगे तो आपको नींद भी ठीक आएगी। अपने रूटीन को थोड़ा दुरुस्त रखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है, फोकस्ड रहिए दिन में, अच्छा फ्रेंड सर्कल डेवलप करके बढ़िया से टारगेट करिए, ठीक ठाक रहेगा आपका मामला।
और दूसरा अभी जो रीट का पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ये यूपीएससी और आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पहले से आते रहे हैं। आपके लेवल पे ये क्वेश्चन पहली बार आए हैं। तो इस बार जो आपने एग्जाम दिया है तो आपको लगा होगा कि ये पहाड़ कहाँ से आ गया हमारे ऊपर। नहीं आया इनका? इसमें आप में कोई अपीयर नहीं हुआ है? अच्छा, तो आप लोग लकी हो कि आप पहले से जग जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है कि ये जो पैटर्न है इसमें अभी वन लाइनर वाली अप्रोच नहीं चलेगी। वन लाइनर अप्रोच आप समझ रहे हो, एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और उसका आंसर है, वैसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। इसमें आपको फैक्ट भी याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को फैक्ट से बहुत बढ़िया से, क्योंकि आपका एग्जाम देखो क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स इंडिया में जितने भी है ना, उनका एक अलग मकसद है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे यूपीएससी एग्जाम कराती है तो आपसे फैक्ट रटने को नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? वो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो आपसे फैक्ट नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे आपको कंसेप्ट आते कि नहीं आते हैं, थ्योरी आती कि नहीं आती है, आपके व्यूज कैसे हैं। क्योंकि वो लोग आईएएस बनते हैं ना तो वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। इस देश में जो भी जिस भी मिनिस्ट्री की कोई पॉलिसी बनती है हमारे लिए, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो उनको फैक्ट याद नहीं रखने हैं, फैक्ट तो हम नीचे से भेजेंगे ना। इसलिए आपकी जो एग्जाम की डिमांड है वो फैक्ट बेस्ड इसलिए है कि आप जब जाके छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, 5th तक के बच्चों को, उनको चीजें याद करानी है, उनको कंसेप्ट नहीं समझाना है। क्योंकि उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, उनका इतना लेवल डेवलप नहीं हुआ होगा। तो फैक्ट सबसे पहले याद करिए। जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, अच्छी ऑथेंटिक बुक से सारे फैक्ट याद करिए। फिर क्या है, एक क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के। तो आपको अगर फैक्ट्स ठीक से याद होंगे तो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है, 4 में से 3 भी आ रहे हैं या 2 भी आ रहे हैं, तो आप मिलान करके उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करना उसमें कि हाँ ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहे हैं, तो उसमें से आप आंसर निकाल पाओगे। तो इसमें क्या आपको अपनी बुद्धि लगानी है थोड़ी, बिल्कुल रटा रटाया काम नहीं चलेगा। दूसरे क्वेश्चन आते हैं ये फैक्ट मतलब वो एक कथन और कारण वाले। कथन कारण वाले को करने में सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए कि जो कथन और कारण दिया है वो दोनों फैक्ट सही है या नहीं है, पहले तो ये देखना है कथन और कारण दोनों फैक्ट सही है या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी फैक्ट गलत है तो आपका आंसर वही मिल गया। अगर दोनों सही है, आपको लग रहा है कि कथन भी सही है कारण भी सही है, तो आपको क्या करना है, उनके बीच में एक वर्ड लगाना है, क्योंकि। क्या वर्ड लगाना बीच में? क्योंकि। अगर क्योंकि लगा के फिर पहले कथन को पढ़िए फिर कारण पढ़िए। अगर वो सेट हो रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन में वो सेट हो रहा है कि ये कथन है क्योंकि ये इसका कारण है, तो दोनों सही है और उसकी वो प्रॉपर व्याख्या करता है। और अगर आपको लगता है कि क्योंकि सेट नहीं हो रहा है, तो लिखिए दोनों सही है, उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। एक तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं, कथन 1 2 3, फिर इसमें से कौन सा सही है, 1 1 2 1 2 3 इस तरह। वो भी फैक्ट बेस्ड ही है। आपको फैक्ट अच्छे से है पता, तो उसको एलिमिनेट करिए, जो चीज गलत है उसको क्रॉस कर दीजिए, जो बचे हैं उसको टिक करिए। 3 टाइप के हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, हाँ, कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है कि आपको इवेंट याद रखने होते हैं। जैसे हिस्ट्री के कोई इवेंट दे दिए, मॉडर्न हिस्ट्री के, जैसे बंग बंग कब हुआ था, सत्याग्रह कब चालू हुआ, या फिर असहयोग आंदोलन कब हुआ, इस तरह। तो इनको आप एक ना फैक्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ सारा खेल फैक्ट पे ही है, आपका आपका एग्जाम फैक्ट बेस्ड है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, पैटर्न चेंज किया है और कुछ नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगा के चारों टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए, तो ठीक ठाक आपका वो काम हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा, मैं अब इस एग्जाम का अभी तक कोई डेट नहीं आई है, आई है कोई डेट आपके? नहीं। तो एक अल्टरनेटिव प्लान आज से बना लेना कि अगर ये एग्जाम नहीं तो और दूसरा कौन सा एग्जाम, ये जरूर करना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इसमें आए हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर रीट नहीं तो हम फेल नहीं होने चाहिए लाइफ में, अगर इस फील्ड में है तो हमारा अल्टरनेटिव रखिए और साथ साथ में उसकी तैयारी करते रहिए।
बाईलिंगुअल बुक्स मैथ्स और इंग्लिश की किरण की आती है। किरण में ना बाईलिंगुअल बुक की पूछ। हाँ वही बाईलिंगुअल बोल रहा हूँ ना मैं। बाईलिंगुअल किरण की बुक्स आती है, किरण पब्लिकेशन की, और उसको लाके आप शुरू में हिंदी, और मैथ्स में क्या है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा हिंदी का रोल है नहीं, हिंदी इंग्लिश एक जैसी होती है। थोड़ा सेंटेंस समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बाद में ठीक ठाक हो जाता है। और इंग्लिश के लिए भी मैंने बताया, ग्रामर, थोड़ी थोड़ी वोकैब धीरे धीरे दुरुस्त करते रहो, और लिखो, लिखना चालू करो। आपकी जनरेशन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लिखते नहीं है। हाँ मोबाइल में बहुत लिखते हैं, देखो आपके सर ही बोल रहे हैं। मोबाइल में तो इतना हाथ फास्ट चलता है कि अगर ये एग्जाम में अलाउ करे तो सारा वहीं से दें उत्तर हम। ठीक है, तो थोड़ा पेन चलाओ। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे। एक कोड वर्ड हम लोग फॉलो करते थे, KAE, अगर आप लिख सको तो लिख लो, KAE, ये कोड था हमारा। K फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, K फॉर कोलकाता, के नॉलेज, नॉलेज जो वर्ड होता है ना वो के से शुरू होता है, के साइलेंट रहता है। ठीक है, अंग्रेजों को किसी ने पूछा कि ये कभी आप के साइलेंट कर देते हो, कभी डी साइलेंट कर देते हो, ये कभी आप कुछ दूसरा वर्ड लेटर साइलेंट कर लेते हो, इसका पीछे क्या राज है? तो अंग्रेज ने थोड़ी देर सोच के बोला कि यही तो राज है कि इस पे हमने दुनिया पे राज किया है। ठीक है, तो ये के जो साइलेंट है, नॉलेज, नॉलेज मतलब आप अपना फैक्ट याद करिए, जो आप एग्जाम का सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा वर्ड होता है ए फॉर एनालिसिस। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि जो चीज मैंने पढ़ी है क्या मेरे एग्जाम के हिसाब से सफिशिएंट है, जो स्टडी मटेरियल मैंने पढ़ा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो उसमें फिर क्या होगा कि एक बुक से हो सकता है कि काम नहीं चल रहा हो, तो आप एनालिसिस करोगे तभी आप दूसरी बुक पे शिफ्ट होंगे। और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, किसी भी सब्जेक्ट की एक दो ठीक ठाक बुक, और उनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा है ई फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, आप बोल के कर सकते हो या आप लिख के कर सकते हो। तो मैं आपको ये चीज़ क्यों लिखवा रहा हूँ कि आप लोग लिखते नहीं हैं, तो लिखेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, वो एक्सप्रेस करना, आप कोई टॉपिक पे डेली लिखिए, फिर आप अपने फ्रेंड से चेक कराइए। चलो फ्रेंड के सामने आपको शर्म आती है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मैंने कि वो कि यार मेरी कमियां इसको पता चल जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करें, किसी टॉपिक पे लिख के नेट से चेक कर लीजिए। ठीक है, कि मैंने जो लिखा है वो एक लेवल तक है या नहीं है। अगर वो एक लेवल तक है तो आप उसमें और बेटरमेंट करते जाइए, नहीं तो अपनी वो वीकनेस है उसको सुधारते जाइए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, और आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, आपकी फैकल्टी भी अच्छे से कर रही है। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, कोई बात नहीं, 9 बजे आँख खुलती है, बढ़िया है। मैं इसको कोई ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सुबह 5 बजे ही उठना है, ये इस तरह का टाइट शेड्यूल अपने आप का नहीं रखना है, लेकिन जब भी उठो उसके बाद से अपना टाइम का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है ना, कभी ट्राई करो रोज का 10-15-15 मिनट कम करने का। मान लो 9 बजे आपकी आँख खुलती है, तो अलार्म लगाओ एक दिन 8:45 का या 8:50 का। तो 8:50 और 9 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप 10 मिनट पहले उठेंगे। ऐसा करते करते या तो टाइम रिड्यूस करिए, और ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, उठो, और उठने के बाद में हमें आलस नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना कि आप, मैंने बेड वाला क्यों एग्जांपल दिया था आपको, कि वहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो कभी भी स्टार्ट करो आप, लेकिन स्टार्ट करने के बाद में अपना जो हमने सेट किया है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। जब आप और लेट तक पढ़ते हैं उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल ये है, आपको ठीक लगता है, मन है तब तक पढ़िए, और मन नहीं है तब सो जाइए। ठीक है, एक दो बार पेपर में फेल होने पे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं,
बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने सोशल मीडिया पे हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि कोई 20-20 30-30 एग्जाम में भी फेल हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में फेल होना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ठीक है, आप अगर एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो मैं वापस आपको कह रहा हूँ कि आप एनालिसिस करिए कि मेरी कमी कहाँ रह गई। ठीक है, उस कमी को आपको सुधारने के लिए वापस बैठना आपको खुद को ही है, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। कि आप वहाँ बैठ के पेपर को एनालिसिस करिए सबसे पहले, जिस पेपर में आप फेल हुए हैं। तो मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ कि जब पेपर में आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब आपका या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, या आपका पढ़ने का तरीका ऐसा था कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। ठीक है, या आपने ठीक ढंग से याद नहीं किया था। वापस मैं वही कहूँगा कि पेपर का एनालिसिस करो और उस पर रिवर्स जाओ, उल्टा जाओ, उस पर टॉपिक क्लियर करो दोबारा अच्छे से, जो कमियां रही है उसमें सुधार करो और फिर लग जाओ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें भाई एक एग्जाम से फेल होने से आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया करें नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू ऑल। शुगर चलो क्या हमें पर्चे केड़ दिए थे हमारे वास्ते। बीए बीएड और स्पेशल बीएसटी दोनों डिग्री एक सी 70 में पूरी हो रही है, तो वो मान्य है? नहीं मान्य है, क्योंकि दोनों रेगुलर है और रेगुलर डिग्री दोनों एक साथ मान्य नहीं होगी। सोशल स्टडी की रेगुलर क्लासेस वापस कब से, अपनी क्लासेस अब शुरू हो जाएगी जैसे ही वीरेंद्र जी फ्री हो जाएंगे। स्पेस मिलेगा ना मुझे, अदरवाइज अब मैं किसकी क्लास बंद करूंगा बताओ? पास लगा दो, ऐसे नहीं होता। क्षमता होती है, तो आप लोगों की क्षमता है, 4 कक्षाओं की है, 4 चल रही है ना अभी। वीरेंद्र जी फ्री हो जाएंगे 1 महीने में, मैं आ जाऊंगा 1 महीने में, उसके बाद मैं आपको विदाई दे के जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि मेरा वो बैच पूरा हो रहा है अभी 15-20 दिन के अंदर, सामाजिक सेकंड ग्रेड का। उसके बाद में मैं आपके साथ ही हूँ फिर। अब बढ़िया है ना, आपने मिडिल ऑर्डर निकाल दिया, ओपनर में आया था, मिडिल ऑर्डर निकाल दिया, फिनिशिंग अपन करेंगे मस्त एकदम। ठीक है, 1 महीने के भीतर आ जाऊंगा मैं। मोबाइल से छुटकारा कैसे पाए? फेंको पर बंद वो करे यहाँ करे झगड़ा। हाँ? अपने आप छुटकारा मिल जाए। छुटकारा क्यों पाणु था? मोबाइल रखो ना पास में, इसके अच्छे यूज भी तो है, लेकिन आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है कि मुझे इसका ज्यादा यूज नहीं करना है। कोशिश करो ये जितने भी एप्लीकेशन है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट, और इन पे लंबा क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दो, हटा दो यहां से। टेलीग्राम का भी क्या करना है, हटा दो। और प्रण ले लो, परीक्षा देने के अगले दिन इस वापस सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, तब तक कोई एप्लीकेशन ऑन नहीं रहेगा। एप्लीकेशन ऑन रहेगा, टाइम ऑफ होता जाएगा। सीधी बात है भाई। नौकरी वोकरी लेनी है, लेनी है। हाँ, तुम्हारी बात आज मान लो, घरे जाए एप्लीकेशन मजो कर दो आज, क्या नहीं सुबह पासा डाउनलोड करो। आपको ये सोच के करना है कि अब परीक्षा तक एक भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करूंगा, ये वापस इंस्टॉल नहीं करेंगे। क्योंकि भाई देख, सीट है कम, इतनी भी कम नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो, और इतनी भी अधिक नहीं है कि सबका हो जाए। इतना भी मुश्किल नहीं है सिलेक्शन की नहीं होता, और इतना भी टफ नहीं है कि नहीं होता, बहुत मुश्किल काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़ते थे, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, हम दिल्ली में थे, दोनों रूम पार्टनर ऊपर, D3 हमारा फ्लैट था, एक रूम था, फ्लैट तो क्या भाई, सुबह क्या करता, 5 5:30 उठ जाता, उठ के गणपत पग लगा दो, खड़ो,
पढ़ो विस्तर पढ़ो कर विस्तर पढ़ो क्यों। अब तू अखबार पढ़, खुद सो जाता, खुद सो जाता, मतलब आप सोचो दिल्ली की ये ठंड नवंबर दिसंबर में, और मैं चुपचाप अखबार पढ़ रहा हूँ। अब क्या हुआ, अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने एक शब्द बोला, नेगोटिएशन। आप कम्बल उड़ाई हटाई, वापस बोलो। मैं नेगोटिएशन, नेगोटिएशन नहीं, नेगोशिएशन। एक बोले, एक कौन सा था, इनिशिएटिव। मैं कह रहा हूँ इनिटिएटिव, लग रहा है। वापस बोल, मैंने कहा इनिटिएटिव। इनिशिएटिव, मैं तो अंग्रेजी से भरोसा उठ गया। तो पढ़ते थे वाकई में, बहुत ऐसे ईमानदारी से मेहनत करते थे। सिलेबस की लाइन टू लाइन, 3 पेज का सिलेबस है तो 3 पेज ही पता थे किस परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है। उसके बाद हर एक पाठ्यक्रम, जैसे मान लो ये पूरा पाठ्यक्रम है, क्लिक किया हुआ था कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये अभी हुआ नहीं है। पाठ्यक्रम के हर बिंदु के नीचे या तो अंडरलाइन थी या उसका क्लियर था कि इसमें से कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन से अच्छे से कर लिए। फिर जब प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आती थी, उसमें पेपर आते हैं पुराने, तो हमें आज भी याद है, जैसा अभी रघुनाथ बता रहा था, जैसे प्रश्न अटेम्प्ट किया, अब इसमें 3 स्थितियां बनती थी, या तो होगा नहीं, या सीधा हो जाएगा, या गलत होगा। सीधा हो गया वो तो हमने ज्यादा उस पर माथामुड़ी नहीं करी। अगर छूट गया है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम उस टॉपिक पे जाते थे, उस टॉपिक में पढ़ते थे कि भाई हो क्यों नहीं रहा, हमारी किताब में था नहीं या क्या था। अगर गलत हुआ है तो वापस रिवर्स जाके उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तरीके से चेक करते थे कि गलती कहाँ रही। इससे क्या होता था कि एक एक पॉइंट पर पकड़ हो जाती थी, हर एक मुख्य बिंदु अच्छी तरीके से याद था, और जो नहीं आ रहा था उस पर कोशिश कर रहे थे कि उसको औसत पे लाए, जो औसत आ रहा था उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसका परिणाम ये था कि हम इजीली एग्जाम पास कर रहे थे, इजीली मतलब, क्योंकि आप सेना से आए थे उस समय, तो इतना ज्यादा जीके वगैरह पढ़ा हुआ नहीं था, इंग्लिश गणित पढ़ी हुई थी, ये सारा बाद में पढ़ा, और बहुत आराम से सिलेक्शन लिए सारे सारे जनरल से, विष्णु जनरल में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सारे जनरल से सिलेक्शन, टॉप 100 में रैंक्स, अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ में सिलेक्शन। तो इसके पढ़ने के तरीके उसको मैं नजदीकी से देखता था कि इतना बढ़िया तरीके से चीजों को कवर कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम एक साल बढ़िया मेहनत कर लेते हैं, मेहनत के ढोंग नहीं करते हो, तो देखो व्यक्ति न तो मोबाइल याद आता है, न समझना सवरना तैयार होना याद आता है, दिमाग में केवल एक ही बात आती है, भैया पढ़ ले नहीं तो और जो गाँव में आगे। अभी वैकेंसी है नहीं, ऑफ सीजन है, तो इसको आप जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे उतना सिलेबस तैयार होगा। अभी आपकी तो हालत ये है कि प्रशांत जी कह रहे थे कि अंग्रेजी की क्लास से पहले दौड़ के जाते हो आप। अब क्लास से आप दौड़ के जाते हो, अंग्रेजी की क्लास में ही नहीं बैठते तो अंग्रेजी कैसे ठीक होगी। हम हथियार पहले ही डाल के बैठे हैं। तो कोशिश करो कि कोचिंग हम क्यों आए हैं, कोचिंग हम इसलिए आए हैं कि कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। अगर आप इस तरह से छोड़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं होना, प्रयास तो करो, फिर नहीं होता तो अलग बात है। तो अभी आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं आता हूँ वापस। अपना शेड्यूल बनाइए बढ़िया, शाम को आप ऐसे कोचिंग में रहते हो तो एटलीस्ट सुबह सुबह आप 2-4 घंटे जो कुछ भी पढ़ा है, जिस दिन आप कोचिंग में आना शुरू किए थे उस दिन से जो जो लिख रहे थे उसको वापस शुरू करिए आप। मॉर्निंग में 3-4 घंटे आप जहां से हमने कोचिंग स्टार्ट करी थी ना, शुरू दे पहले दिन से वो सारे पोर्शन अब रिवीजन करना शुरू करिए। तो डेली 3-4 घंटे करोगे तो आगामी 3-4 महीने में आप आराम से उसको निपटा दोगे। तो 2-3 घंटे 3-4 घंटे आप आराम से उसको रिवीजन करते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि भूल जाओ, आपको खुद को लगने लगेगा कि क्या मैंने ही लिखा था ये, क्या स्थिति आ गई है, आ गई है। तो क्योंकि अपना बैच शुरू हुआ था अक्टूबर में, नवंबर में,
तो ऐसा नवंबर से आप आज नियम बना लो कि आगे 2 महीने में, नवंबर से लेकर और मार्च तक जो पढ़ा है, तो आगे के 2 महीने में पूरा रिवीजन कर लो एक बार। सुबह सुबह 3-4 घंटे बैठोगे तो आराम से हो जाएगा। क्या हो बेटा? नहीं नहीं, छोड़ दो ना, रेगुलर वाला भले मत छोड़ो, भले पढ़ना छोड़ दो भले। अभी आप शुरू कर दो वापस, नवंबर से लेकर मार्च तक का पूरा एक बार पढ़ लो। 2-2 3-3 घंटे बैठोगे तो मुझे लगता है कि 4-5 रजिस्टर पढ़ लोगे आप। और जब तक आप ये पूरा बैकअप पूरा करोगे, उसके बाद में जो आगे का पीछे रहा होगा वो फिर पढ़ लो। समझ में आई बात? क्योंकि 4 महीने में जो पढ़ाया है ना, उसको पढ़ने में मुझे लगता है कि 2 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे 1 महीने में पूरा वापस 2 महीने वाला पढ़ लोगे, तो कम से कम एक बार पूरा अपडेट हो जाओगे। समझ में आ रही बात? आज से, कल से शुरू करोगे सुबह से। 1 नवंबर से अगर मान लो बैच शुरू हुआ है ना, 1 तारीख से शुरू कर देना, और कोशिश करना कि इसको 1-1.5 महीने में एक बार पूरा रिवीजन कर लो। उसमें याद भी करो, थोड़ा थोड़ा समझो भी। कला संस्कृति मनोविज्ञान तो बढ़िया कर लेते हैं, अंग्रेजी ठीक ठाक हो जाती है। और गणित में भी देखो ऐसा कुछ है नहीं, 4-5 सवाल तो आते हैं, आपको पता है उसके शिक्षण विधियों के, और 3-4 सवाल इतना ऑर्डर है कि देखो बे तीन ऑप्शन में उत्तर काट दिया मैं गड़ा एक बे ऑर्डर कि तूने उत्तर के ऐसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ, क्या शायरी? शायरी हायरी कहीं को पढ़ाई करो थे, पढ़ाई धारा में वह को नहीं, शायरी में क्या करना है? क्लास का टाइम सुबह का रखें? अभी नहीं, अभी नहीं, ये अब कब करेंगे? ये गर्मी आएगी ना, हागड़ी गर्म है वो टाइम, आना क्या था गर्म है, आना तो ठंड पड़े एक बार थोड़ा सा टीचर्स फ्री हो जाए उसके बाद करते हैं। ठीक है, एक बार टीचर गुरुजी फ्री हो जाए, उसके 10-15 दिन आप और रुको, उसके बाद में अपन छुट्टियों में 1-1.5 महीने मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे। ठीक है, पाछे वर्षाळो आहे पाछे आवरे ने पाछे भले पाछो हियाळो आहे ने करे जेड़े, तो पाछे मारता कोर्स पूरो वही कोन के कोर्स भी जो हैंग होए थारे की करनो, कोर्स पूरो करनो, आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आपको फ्री कर देंगे। अरे हाँ सना पढ़नो ना अभ्यास करनो करनो की है, नौकरी लेनी है बढ़िया। ठीक है, अपन मिलते हैं वापस मार्च लास्ट वीक में, बढ़िया पढ़ाई करो। सारे बैच रे शिकायत तो आ रहे थे टाबरों, हाँ? आपके बैच की शिकायत मेरे पास 3-4 आई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी शिकायत आए। तारो तो बड़ो लाड को प्यारो बैच कह रहे हो ये दिख रहा कुटी जाएगा, दे पंखे माथे कुटी जाए कदे क्या माथे कुटी, शर्म आवे शर्म मारा मार थोड़ा बहुत तो इज्जत राखो कि मास्टर बनने जा रहा हो उनसे लड़ी जो हो तो शर्म आवे को कहीं, थोड़ी बहुत है महीन बचोड़ी, ऐसे ऐसे लड़ा झगड़ा मत करो। आप तो शिक्षक बनने जा रहे हो, और जो जिस पेशे की ओर अग्रसर होता है ना, उसको अपना व्यक्तित्व वैसा बना देना होता है। आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको अभी से शिक्षक की भांति व्यवहार करना पड़ता है। आप पुलिस में थोड़ी जा रहे हो, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का ये काम होता है लड़ाइयां शांत करना, झगड़े शांत करना, कह रहे थाप ठोकनी, क्योंकि उनका काम है, वो उनका उनका निपटना क्रिमिनल से है। आपको तो बच्चे मिलेंगे भोले भाले बावड़ा पहुंची रहा चौथी रहा टाबरी आता है, उम्र थाप टेक दे तो टाबर मर जा है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखो, व्यवहार रखो। मेरे को कल युवराज जी बता रहे थे, आज ही बता रहे थे कि सर थोड़ा उनको कह के आना बच्चे के लड़ाई झगड़ा बीजान थोड़ा बदमाशी करे। हम थे बच्चा कौन नहीं हो, बच्चा मैं कौन भले थे, आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप कब इस बात को समझोगे? ठीक है, चलो क्लास लो, आप निकलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम और उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस दिन वापस आऊंगा 1 महीने बाद, उस दिन आप मुझे यह कहोगे कि सर हमने 2 महीने का जो पढ़ा था नवंबर दिसंबर का, हमने रिवीजन बढ़िया कर लिया। ये बात आएगी मेरे तक, सच या झूठ? धन्यवाद।